हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे बीएड क्लासेस में। स्टूडेंट अलग अलग टीचर अलग अलग विषय पढ़ा रहे हैं, तो आपका फीडबैक भी आना ज़रूरी है। आप जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट लिखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है आपको तो कमेंट्स डालिए उस पर, जिससे हमें पता पड़े कि क्या आपकी समझ में आ नहीं रहा है और क्या हम अच्छा पढ़ा पा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो जो भी है आप कमेंट्स डालिए उसमें, जो भी क्लासेस आ रही हैं आपकी कमेंट्स डालिए उसमें। और एक और बात कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम अगली क्लासों में नहीं पढ़ाएंगे। यानी अगर आपकी क्लासेस स्टार्टेड होती हैं, आप कॉलेजेस आते हो, तो आपको आगे से ही पढ़ाया जाएगा, इन क्लासों को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप इनको नोट डाउन पॉइंट समेत नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी पढ़ा रहे हैं उसे लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे आगे क्लास नहीं पढ़ाई जाएंगी। जो भी कोर्स अगर आप इस कॉलेज में आए तो आगे की क्लास ही ली जाएंगी, ये क्लास आपको नहीं ली जाएंगी। तो इसलिए आप नोट डाउन करते रहिए। और इस यूट्यूब के अलावा हमारी एक वेबसाइट और है। हमारी वेबसाइट का नाम है www.cjsinstitute.in। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो इन क्लासों को। यानी जो भी क्लास टीचर्स ले रहे हैं वो इस वेबसाइट पे जाकर आप कॉलेज की वेबसाइट है ये, इस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर भी आप इन क्लासों को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज मैं स्टार्ट करता हूँ, जो कि मेरी सब्जेक्ट है। मेरी सब्जेक्ट क्या है? मेरी सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा में मैंने आपको पर्यावरण शिक्षा के परीक्षा भी दे दिया था, परिचय दे दिया था मैंने, और दूसरा आपको प्रकार भी बता दिए थे। परिचय में मैंने अर्थ और परिभाषा बताई थी और प्रकार भी बताए थे मैंने, प्राकृतिक, मानवीय और सामाजिक, तीनों प्रकार बताए थे और परिचय बताया था। हमारे चारों ओर के आवरण को जो घेरे हुए है वो पर्यावरण कहलाता है। तो स्टूडेंट ये टॉपिक आपका पूरा हो गया था। अब हमारा आगे का टॉपिक है, देखो टॉपिक वाइज टॉपिक चलेगा, जो भी है आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और जो भी आपकी कमेंट्स हैं, जो भी परेशानी है, आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। सारे स्टूडेंट से कह रहा हूँ मैं, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, जो भी पढ़ते हैं। और मेरा तो सब्जेक्ट ऐसा है पर्यावरण शिक्षा, जो आपके कंपटीशन में भी लाभ देगा। जितने भी कंपटीशन होते हैं, पर्यावरण शिक्षा आती है, पर्यावरण अध्ययन आता है, तो उसमें जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो सारे आपके कंपटीशन में आएंगे, सारे कंपटीशन में आएंगे। तो आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से ऑब्जेक्टिव भी बहुत निकलते हैं, ऑब्जेक्टिव भी निकलते हैं और आपका अध्ययन बीएड से संबंधित भी हो रहा है। तो मेरा जो आगे का टॉपिक है वो है इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। आगे का टॉपिक है मेरा इकोलॉजी। इकोलॉजी तो इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी क्या होता है? सबसे बड़ी बात आती है कि इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कई बार इकोलॉजी। तो इकोलॉजी होता क्या है? सबसे बड़ी बात ये है, तो जीवों और वनस्पतियों का वातावरण के साथ संबंध क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। अगर हम एक ही लाइन में दें, तो अगर हम परिभाषा दें इसकी, क्या दें परिभाषा, तो परिभाषा क्या आएगी? वनस्पति एवं जीवों का वातावरण के साथ जो संबंध होता है, उसे इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी कहते हैं। यानी परिभाषा अगर हम दें, देखो इकोलॉजी क्या होता है कि परिभाषा अगर हम इसकी दें तो परिभाषा क्या होगी?
वनस्पति एवं जीवों का वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। आप लिखते जाइएगा, जो भी मैं बोर्ड पर बोल रहा हूँ और लिखा रहा हूँ तो आप अपने पेन कॉपी लीजिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये आपकी बीएड की सब्जेक्ट में तो है ही है, प्लस आपके कंपटीशन में भी काम आने वाला है। तो इकोलॉजी का अर्थ क्या हुआ? इकोलॉजी का अर्थ हुआ कि वनस्पति एवं जीवों का वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। इसका अगर हिंदी रूपांतरण देखें, हिंदी रूपांतरण है इसका, हिंदी रूपांतरण क्या है इसका? इकोलॉजी का। इकोलॉजी को हिंदी में क्या करते हैं? पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हिंदी रूपांतरण क्या है इसका? पारिस्थितिकी। यानी इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहा जाता है। इंग्लिश में इकोलॉजी और इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहा जाता है। यानी वनस्पति और इसकी परिभाषा वनस्पति एवं जीवों का वातावरण के साथ जो संबंध होता है, जिस वातावरण में रहते हैं, चाहे वो वनस्पति हो चाहे जीव हो, तो उस वातावरण का के साथ जो संबंध होता है, जो भी रहन सहन होता है उनका, भोजन, रहन सहन, खान पान, उसके साथ जो संबंध होता है, जिस वातावरण में रहते हैं जीव, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। और इसको सही ढंग से समझने के लिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे है कि इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनता है। इकोलॉजी, इसको हिंदी में हम पारिस्थितिकी बोलते हैं, दो शब्दों से मिलकर बनता है। दो शब्द कौन कौन से हैं? देखो, एक तो ओइकस, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौन सा? इकोलॉजी। इकोलॉजी दो शब्दों से कौन से? एक तो होगा ओइकस, एक तो होगा आपका ओइकोस, एक तो बोलेंगे ओइकोस और दूसरा बोलेंगे लोगोस। एक तो हो गया आपका ओइकस और एक हो गया आपका लोगोस। और ओइकस का क्या अर्थ होगा स्टूडेंट? ओइकस का अर्थ होगा आवास या घर, आवास या घर। और लोगोस का अर्थ होगा, लोगोस का क्या होगा? अध्ययन। आप इसे उतार लीजिएगा जो भी मैं लिखता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ बोर्ड पे लिखता हुआ जा रहा हूँ। आपको थ्योरी भी अगर हम क्लासेस में लिखाते हैं तो मैं थ्योरी भी आपको बोर्ड पे लिखता हुआ जा रहा हूँ। तो आप इसे पेन कॉपी लेके उतार लीजिएगा जिससे आपके काम आए ये। तो इकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? दो शब्द हैं आपके ओइकस और लोगोस। ओइकस का अर्थ है आवास या घर, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, यानी आवास का अध्ययन। अगर हम एक लाइन में कहें तो आवास का अध्ययन, यानी अगर हम इसको एक लाइन में कहें या फिर एक परिभाषा के रूप में कहें तो हम कहेंगे कि वनस्पति तथा जीवों की जो भिन्नता होती है, वनस्पति तथा जीवों की भिन्नता वनस्पति तथा जीवों की भिन्नता और जिन परिस्थितियों में और जिन भिन्नता होती है और जिन परिस्थितियों में
वह जहाँ रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। स्टूडेंट, वनस्पति तथा जीवों में जो भिन्नता होती है और जिन परिस्थितियों में और उन भिन्नता के साथ जिन परिस्थितियों में, यानी वनस्पति तथा जीव जिन भिन्नता के साथ जिन परिस्थितियों में वे जहाँ भी रहते हैं और उनका आवास कहते हैं। और इसका अध्ययन आवास यानी जहाँ रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। और इसके जिस जगह वो रहते हैं, जिस जगह वह रहते हैं उस वातावरण का अध्ययन, जहाँ वो रहते हैं उस वातावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। यानी वनस्पति तथा जीवों की भिन्नता तथा जिन परिस्थितियों में जहाँ रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। जहाँ भी रहते हैं, हम भी मान लो जहाँ रहते हैं हमारा आवास होता है, वो ऐसे जीव जंतु पेड़ पौधों का होता है कि वो जहाँ भी रहते हैं उन्हें आवास कहते हैं। और जिस जगह पे रहते हैं उस वातावरण का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। यानी मैंने आपको बताया कि ओइकस यानी आवास और लोगोस यानी अध्ययन, यानी आवास का अध्ययन। हम एक लाइन में बोले कि जीवों के आवास का अध्ययन, तो इसका अर्थ हो गया ओइकस और लोगोस का अर्थ हो गया। ये तो जीवों के आवास का अध्ययन तो ओइकस का अर्थ हो गया। ओइकस और लोगोस का अर्थ क्या हो गया? संयुक्त रूप से जीवों के आवास का अध्ययन। लेकिन आप इसकी डेफिनेशन अगर ढंग से दें, इसे उतार लीजिएगा कि वनस्पति तथा जीवों की भिन्नता, वातावरणीय भिन्नता जो होती है और जिन परिस्थितियों में होती है, वह जहाँ रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। जहाँ भी रहेंगे उसका आवास कहेंगे। प्लस जिस जगह पर रहते हैं, जिस जगह पर चाहे हम हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे रहें, जिस जगह पर पेड़ पौधे उगते हैं तो वह रहते हैं जहाँ पर भी उगते हैं, यहाँ पे भी उनका उस वातावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं, यानी पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी जहाँ पर भी मनुष्य का मतलब जीवों का वातावरण के साथ जो भी संबंध होता है, जहाँ भी वे रहते हैं, जहाँ भी उनका आवास होता है, उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी एक लाइन में हम कह रहे हैं कि जीवों का वातावरण के साथ संबंध इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। तो ये एक पारिस्थितिकी की परिभाषा हो गई। मैंने बताया कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनाया है। कौन कौन से बताए थे मैंने? एक तो ओइकस बताया था और एक लोगोस बताया था। ओइकस का अर्थ बताया था मैंने आवास और लोगोस का अर्थ बताया था मैंने अध्ययन, यानी आवास का अध्ययन, जीवों के आवास का अध्ययन। अगर एक लाइन में कहें तो जीवों के आवास का अध्ययन ही आपका इकोलॉजी कहलाता है। लेकिन अगर हम एक डेफिनेशन के थ्रू कहें कि वनस्पति तथा जीवों की भिन्नता जिन परिस्थितियों में जहाँ रहते हैं उसे आवास कहते हैं, और जिस जगह पर रहते हैं उस वातावरण के अध्ययन को आप इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कहेंगे। तो ये बात आ जाती है आपकी इकोलॉजी की। और देखिए जीवों में अगर हम बात करें, थोड़े से डायग्राम से हम समझाएं तो देखो अब बात ज़रूरत क्या है। देखो अगर हम बात करें तो ये जीव है, हैं। अब जीव को जल की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। जीव को जल की, जलवायु की भी ज़रूरत होती है, वनस्पति की भी ज़रूरत होती है, वायु की भी ज़रूरत होती है। तो ये जीव की एक आवश्यकता है। वातावरण के साथ जो भी अपना वो संबंध बनाता है एक जीव, तो उसको इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है और इन्हीं के कारण उसमें भिन्नता होती है। देखो किसी जगह का तापमान अलग होता है, उसकी जलवायु अलग होती है,
यानी तापमान अलग होता है, उसकी जलवायु अलग होती है, तो वहाँ पर वैसी ही वनस्पति आती है। वनस्पति की भौतिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति बदल जाती है, भौतिक स्थिति बदल जाती है, मगर तापमान अलग होता है, जलवायु अलग होता है। तो वहीं जैसे रेगिस्तान में कटीले वन आते हैं, कटीले झाड़ियाँ आती हैं, और अमेजन के वन जो बरसातों के सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है, अमेजन वन में, तो वहाँ की वनस्पति हरी भरी आती है, सबसे ज़्यादा वनस्पति आती है, मान लो मनुष्य पहुँच भी नहीं पाता है, तो वो बहुत बड़ा जंगल है। तो तापमान, जलवायु, एक वनस्पति को आप जीव के लिए आवश्यकता वनस्पति, जलवायु, जल, वायु, इन सबन की आवश्यकता होती है। तो तापमान के अनुसार भिन्नता आती है, जलवायु के अनुसार भिन्नता आती है, बाकी वर्षा के अनुसार भिन्नता आती है। तो ये जो होती है तीनों हमारे भिन्नता के कारण होते हैं। यानी जो भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनमें एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र से जो भिन्नता पाई जाती है, वो भिन्नता क्या होती है, वो इन्हीं के कारण होती है। कहीं तापमान अलग होता है, कहीं की जलवायु अलग होती है। मैंने आपको बताया था रेगिस्तान में कटीली जो भी झाड़ियाँ आती हैं, वो जलवायु के कारण आती हैं, तापमान के कारण आती हैं। तो उनमें भिन्नता इसलिए पाई जाती है, भिन्नता के कारण इसमें अंतर पाया जाता है। जहाँ भी है जो भी हमारा वातावरण के साथ जो जीवों का संबंध होता है, तो उसमें अंतर भी कई जगह पाया जाता है। तो ये इकोलॉजी के अंतर की बात हो गई। हम कहें तो ये वनस्पतियों में और जीवों में अंतर की बात हो गई। और जीव की आवश्यकता क्या है इन चीज़ों से, जलवायु, जल, वनस्पति, वायु, सब चीज़ों, सब आवश्यकता की चीज़ें। तो जीव इन चीज़ों से मिलकर बनता है, अपना आवास और भोजन इसी से तैयार करता है। तो ये आपकी, अब हम इसका सबसे पहले इसको प्रकाश में कौन लेके आया, यानी इसका प्रकाशन किसने किया। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द किसने दिया। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले इकोलॉजी शब्द रेटर ने दिया था। रेटर ने 1865 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। यानी रेटर महोदय ने 1865 में इकोलॉजी शब्द का, ये डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, रेटर ने 1865 में। लेकिन अगर विस्तृत प्रयोग में आए, अगर विस्तृत प्रयोग में आए तो अर्नेस्ट हैकर ने 1869 में इसका प्रयोग किया। यानी अर्नेस्ट हैकर ने विस्तृत प्रयोग, और यही सबसे ज़्यादा मान्य है, पेपर में डायरेक्ट यही आता है। नोट डाउन करिएगा स्टूडेंट, पेपर में यही आता है अर्नेस्ट हैकर वाला। तो विस्तृत प्रयोग, विस्तृत जो इसकी व्याख्या की किसकी, इकोलॉजी की। इकोलॉजी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। तो हिंदी में हम पारिस्थितिकी जो बोलते हैं, उसको इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका रेटर ने किया था 1865 ईस्वी में। फिर रेटर के बाद अर्नेस्ट हैकर जी आए, अर्नेस्ट हैकर महोदय आए। तो उन्होंने 1869 में, किसमें, 1869 में इसका विस्तृत अर्थ बताया था इकोलॉजी का। तो ये आपकी बात हो गई, आपकी इकोलॉजी की परिभाषा हो गई। इकोलॉजी क्या होता है, किन शब्दों से मिलकर बना है, और आप किसने इसका प्रकाशन किया, कौन इसको प्रकाश में लेके आया, ये भी बात हो गई। अब देखिए इकोलॉजी तो एक पूरा पृथ्वी आ जाती है इकोलॉजी पे, तो इकोलॉजी पूरी पृथ्वी आ जाती है। लेकिन अगर इसके हम छोटे रूप की बात करें, किसकी, इसकी अगर हम छोटे रूप की बात करें, ये तो इकोलॉजी हो गई आपकी, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। अब इसके छोटे रूप की बात करें तो क्या होता है, इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। यानी इकोसिस्टम का क्या अर्थ है, पारिस्थितिकी। ये एक इकोलॉजी का छोटा रूप है।
इकोलॉजी का छोटा रूप है तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। तंत्र किसे कहते हैं? जैसे मनुष्य का शरीर है, हमारे शरीर में नर्वस तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, हमारे शरीर में पैंक्रियास सिस्टम होता है, तो नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग से चलता है। तो ऐसे ही एक क्षेत्र विशेष की बात हम करते हैं। इसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र में हम क्षेत्र विशेष की बात करते हैं स्टूडेंट। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? एक कोई क्षेत्र विशेष। अब वो क्षेत्र विशेष कौन सा होगा? अगर हम क्षेत्र विशेष लगाएं, यहाँ पर भी जीव रहते हैं। आपकी तो हम पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं इकोलॉजी में कि जीव का वातावरण के साथ संबंध, ये डेफिनेशन है कि जीव का वातावरण के साथ संबंध। लेकिन अगर हम इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें हम, तंत्र तो एक विशेष, मैंने आपको बताया मनुष्य का शरीर, मनुष्य का नर्वस सिस्टम भी होता है, पैंक्रियास सिस्टम भी होता है, और भी सिस्टम होते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो वो हमारे माइंड से चलता है, तो एक क्षेत्र विशेष हो गया स्टूडेंट। तो ऐसे ही क्षेत्र विशेष की हम बात करें तो क्षेत्र विशेष आता है पारिस्थितिकी तंत्र में। अब क्षेत्र विशेष की बात करें तो क्षेत्र विशेष में कौन सा आएगा? देखो, क्षेत्र विशेष की बात करें हम तो हम एक करें घास स्थल, इसका इकोसिस्टम होता है घास स्थल। दूसरा हम बात करें घास स्थल होता है, और दूसरा आपका रेगिस्तान, दूसरा आपका रेगिस्तान होता है। तीसरा वन, और चौथा अगर हम बात करें समुद्र या महासागर, तो ये एक तंत्र होते हैं, स्थान विशेष होते हैं। कौन कौन से स्थान हो गए? घास स्थल हो गए, आपका रेगिस्तान हो गया, वन हो गया, समुद्र या महासागर हो गया। तो ये तंत्र होते हैं, यहाँ पर रहने वाले जीवों के जो अंतर संबंध होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम में आते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। जो भी घास स्थल के जीव होती हैं, वनस्पति होती हैं, जो भी रेगिस्तान स्थल की जीव और वनस्पति होती हैं, और वन की जीव और वनस्पति होती हैं, समुद्र और महासागर की जीव और वनस्पति जो होते हैं, उनके मध्य जो अंतर संबंध होते हैं, संबंध स्थापित होते हैं, वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? क्षेत्र विशेष की बात हो गई। इकोलॉजी पूरे सिस्टम की बात हो गई, इकोलॉजी आपकी पूरी पृथ्वी की बात हो गई, लेकिन एक पृथ्वी में एक क्षेत्र विशेष की बात हम पारिस्थितिकी तंत्र की पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? एक क्षेत्र विशेष। और मैं आपको बता दूं, जो ऑब्जेक्टिव में आता है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जो महासागर है। महासागर सबसे बड़ा, देखो स्टूडेंट, ये अक्सर करके ऑब्जेक्टिव में आता है, कंपटीशन में आता है। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कौन सा है? महासागर है आपका सबसे बड़ा पारिस्थितिकी। तो ये हो गई आपकी एक निश्चित क्षेत्र की बात हो गई। अगर हम इकोसिस्टम की विशेषताओं की बात करें, इकोसिस्टम की विशेषताओं के बारे में बात करें, विशेषताओं की बात करें, इकोसिस्टम की विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं क्या होंगी? देखो, इसकी विशेषताएं जो होती हैं, सबसे पहले सुनिश्चित क्षेत्र, सुनिश्चित क्षेत्र, सुनिश्चित क्षेत्र। देखो, मैंने अभी आपको बताया था क्षेत्र विशेष की बात करी थी, मैंने समुद्र स्थल बताया था, मैंने आपको वन, रेगिस्तान, तो ये निश्चित क्षेत्र होते हैं। निश्चित क्षेत्र में जीवों का जो संबंध होता है आपस में, वो एक निश्चित क्षेत्र में आता है। तो इसके लिए एक तो निश्चित क्षेत्र होता है, सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए, इसकी विशेषता में निश्चित क्षेत्र होता है। और दूसरा कार्यकारी इकाई। देखिए, कार्यकारी इकाई में हम रखेंगे कि इकोसिस्टम अपने कहीं रुके नहीं, इकोसिस्टम में कहीं रुकावट ना आए, इसलिए हर पेड़ पौधे हो चाहे कोई भी हो, अपना कार्य अपने मतलब उसी हिसाब से चलता रहे, कार्य में विराम ना आए, कार्य रुके ना आए। जैसे हम बात करें जैविक और अजैविक की, तो जंतु को आवश्यकता किसकी पड़ती है? सांस की, जल की। तो अजैविक में आपका जल और आपकी वायु आ गई। तो जैसे जैविक अजैविक की बात करें हम,
जैविक और अजैविक की बात करें हम क्या करेंगे इसमें, अब हम जीव जंतु ले लें और इसमें जल और वायु, तो एक दूसरे की आवश्यकता होती है। जैविक और अजैविक में जीव जंतु को जल की भी आवश्यकता होगी और वायु की भी आवश्यकता होगी, तो एक दूसरे से हम इसको मैच करेंगे, क्योंकि एक जैविक की जैविक हो जाए तो सिस्टम बिगड़ जाएगा और अजैविक ही अजैविक हो जाए तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो सिस्टम को चलाने के लिए कार्यकारी इकाई का होना अति आवश्यक है, इन दोनों में आपस में संबंध होना अति आवश्यक है। तो ये आपका कार्यकारी इकाई हो गया। तीसरा हम करें खुला तंत्र। तो स्टूडेंट खुला तंत्र का मतलब हमारा ये नहीं है कि बाउंड्री नहीं है हमारी। इसमें खुला तंत्र का मतलब होगा कि जीव एक दूसरे पर अंतर संबंध रखते हैं, यानी जीव जैविक से भी और अजैविक से भी संबंध रखते हैं। उनके लिए कोई एक तंत्र विशेष नहीं, रुके हुए नहीं है, वो किसी भी जैविक अजैविक से संबंध रखते हैं और अजैविक जैविक से संबंध रखते हैं। तो एक खुला तंत्र है, संबंध हमारे बिखरे हुए हैं, खुला तंत्र है, कहीं भी रुकावट नहीं है इस तंत्र में। तो जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ, अगर एक शेर पिंजरे में हम बंद कर दें, शेर को पिंजरे में बंद कर दें तो क्या होगा, हमें उसको मांस देना है, तो एक हम खुद अपने हाथ से मांस देगा उसको, तो वो मानवीय हस्तक्षेप हो जाएगा उसमें। लेकिन अगर शेर खुद से जंगल में मांस प्राप्त करे तो वो पारिस्थितिकी का हिस्सा आएगा। तो खुद से कार्य का खुले तंत्र में क्या है कि खुद से ही अपने आप भोजन प्राप्त करे, उसमें कोई रुकावट ना आए, अपनी आज़ादी खुद की हो, तो वो खुले तंत्र में आएगा। अगर चौथे की बात करें, चौथा है स्वयं की उत्पादकता। तो स्वयं की उत्पादकता क्या होगी? स्वयं, जैसे आपके पेड़ पौधे हैं, कौन है? पेड़ पौधे। तो स्टूडेंट, पेड़ पौधे अपने सूर्य से प्रकाश लेते हैं और भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उनका सूर्य के प्रकाश से भोजन बनता है और उसको हिरण वगैरह खाते हैं, जो भी है उसके पेड़ पौधों को, और उसको शेर खाता है। तो ये चक्र चलता रहता है कि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को खाता है, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता को खाता है। तो स्वयं की उत्पादकता अपने आप चलती रहती है, यानी सूर्य से प्रकाश ग्रहण करना, पेड़ पौधों का अपने आप भोजन तैयार करना, अपने आप भोजन तैयार करना ही स्वयं की उत्पादकता है। तो इसकी एक ये विशेषता है, किसकी? पारिस्थितिक तंत्र की। और चौथे अगर हम बात करें तो इसके संगठक, तीन जो संगठक हैं, तीन संगठक कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो ऊर्जा, नंबर 1 ऊर्जा, नंबर 2 जैविक, नंबर 3 अजैविक। तीन संगठन कौन से हैं? तीन संगठक कौन से हैं? ऊर्जा, जैविक और अजैविक। ऊर्जा, जो पेड़ पौधे अभी मैंने बताया था, पेड़ पौधे वायु से, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भोजन बनाते हैं, उनको फिर जैविक जैसे मनुष्य और जीव जंतु को आवश्यकता पड़ती है। और अजैविक क्या है? अजैविक आपकी वायु, मिट्टी। तो ये तीनों का रिलेशन है आपस में। अगर हम तीनों में से किसी एक चीज़ को भी हटा देना तो पारिस्थितिक तंत्र टूट जाएगा, यानी एक असीमितता फैल जाएगी, पर्यावरण टूट जाएगा। तो इन तीनों में कॉम्बिनेशन है, इन तीनों में एक दूसरे के प्रति अंतर संबंध है। जैविक बिना अजैविक नहीं रह सकता और ऊर्जा के बिना जैविक अजैविक कोई नहीं रह सकता। तो इन तीनों में ही अंतर संबंध है कि वायु और जल की आवश्यकता जैविक मनुष्य को, चाहे जीव जंतु को चाहिए होती है, और पेड़ पौधों से ही हमें भोजन प्राप्त होता है। तो ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। कौन से? ऊर्जा, जैविक और अजैविक। अगर ये ना हो, अगर मान लो अजैविक ही अजैविक हो जाए
जाएं तो पृथ्वी पे असंतुलन हो जाएगा, और जैविक ही जैविक हो जाएं तो पृथ्वी पे असंतुलन हो जाएगा, जिससे सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, आपको स्थान विशेष के बारे में बताया था मैंने इकोसिस्टम में। आपको स्थान विशेष में कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? घास स्थल, समुद्र स्थल, महासागर स्थल, रेगिस्तान स्थल, तो मैंने आपको ये बताया था। और दूसरे नंबर मैंने आपको इसकी विशेषताएं बताई। नोट डाउन करते रहिएगा स्टूडेंट, नोट डाउन करते रहिएगा, आपके लिए दोहरा फायदा है, क्योंकि ये साइंस में भी चलता है, आर्ट्स में भी चलता है, ज्योग्राफी में भी ये टॉपिक चलता है। तो आपके लिए मैंने तैयार किया है, मेहनत की है, तो मेरी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए आप, और इसको तैयार कर लीजिएगा। और मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ उसी तरह से तैयार कर लीजिएगा। आपको इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो विशेषताओं में मैं क्या बता रहा था? सुनिश्चित क्षेत्र होता है इसका, मैंने आपको घास स्थल और इसके बारे में बताया था। कार्यकारी इकाई होती है, एक दूसरे से अटैच होती है। आपकी जीवों के लिए, आप जीवों के लिए जल की और वायु की भी आवश्यकता होती है, तो कार्य अपने अनुसार चलता रहता है, रुकना नहीं चाहिए। खुला तंत्र होता है, खुला तंत्र में मैंने जीव स्वतंत्र हैं अपने संबंधों के लिए, ये मैंने आपको इसमें बताया था कि जीव स्वतंत्र हैं अपने संबंध बनाने के लिए, किसी की रुकावट नहीं है। अगर मनुष्य की रुकावट होती है, मानवीय पहलू होती है, तो वो इकोसिस्टम नहीं होता है। चौथा मैंने बताया था स्वयं की उत्पादकता, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश लेते हैं, प्रकाश से भोजन बनाते हैं, और उनको द्वितीय को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, प्राथमिक को द्वितीय उपभोक्ता खाता है, द्वितीय को तृतीय उपभोक्ता खाता है। तो ये सिस्टम चलता रहता है। और 3 मैंने संगठन बताए थे, ऊर्जा, जैविक और अजैविक। और जैविक अजैविक के बारे में पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ कि जैविक क्या होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जैविक में आते हैं, और अजैविक में आपके भौतिक कारक और कार्बनिक और अकार्बनिक, ये सारे अजैविक में आते हैं। तो इन तीनों का आपस में रिलेशन है, इनके बिना पर्यावरण संकट में आ जाएगा। किसी एक चीज़ की ही बढ़ोतरी हो जाए तो पर्यावरण खतरे में आ जाएगा, पर्यावरण खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया, विशेषताएं बताई आपकी, इसका अर्थ बताया मैंने आपको इकोसिस्टम का। आगे मैं आपको बताऊँ इसके बारे में, तो देखो इसकी खोज इकोलॉजी के काफ़ी समय बाद हुई। इसकी खोज इकोलॉजी के काफ़ी समय बाद हुई। और इसकी खोज किसने की? सबसे बड़ी बात है, इसकी खोज किसने की, इससे ज़रूर आता है खोज किसने की किसकी? पारिस्थितिकी खोज किसने की? तो स्टूडेंट A.G. टांसले ने किसने? A.G. टांसले ने पारिस्थितिकी की खोज की थी। A.G. टांसले महोदय ने 1935 में, देखो नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बार बार आ जाता है ये क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की थी? तो A.G. टांसले ने सन 1935 यानी 1935 में की थी। किसकी? पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की थी। और ये इकोलॉजी के काफ़ी समय बाद आया। तो स्थान विशेष के ऊपर, किसी स्थान विशेष के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है, एक तंत्र होता है, उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। उसकी खोज किसने की थी? A.G. टांसले ने। तो ये हो गई आपकी खोज की बात हो गई। अगर बात करें तो ये एक खोज की बात हो गई। और हम इसके प्रकार की बात करें, देखो मैंने आपको बता दिया, इसकी विशेषताएं बता दी, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की विशेषताएं बता दी। अब मैं प्रकार बताऊं तो प्रकार इसके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? ये तो प्राकृतिक, एक तो प्राकृतिक हो गया प्रकार में, एक मानवीय है। आप नोट डाउन करते जाइएगा, प्राकृतिक और मानवीय। देखिए प्राकृतिक में क्या होता है, प्राकृतिक क्षेत्र, प्राकृतिक तंत्र कौन सा होता है? इकोसिस्टम में पढ़ा रहा हूँ, तो इकोसिस्टम में प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा होगा? आपको मैंने बताया था कि वन, महासागर, घास स्थल, रेगिस्तान,
रेगिस्तान, महासागर, वन, ये आपके प्राकृतिक मतलब इकोसिस्टम के प्रकार में अगर आए हम तो ये प्राकृतिक है। वन, महासागर, घास स्थल और ये रेगिस्तान प्राकृतिक में आए। अगर हम मानवीय की बात करें, देखिए मानवीय तंत्र की बात करें, हम मानवीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो एक खेत है। खेत में किसान धान की खेती उगाता है, धान के बीज डालता है और धान उगाता है मान लो अपने खेत में, तो उसे खाद की, बीज की और कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो फसल होगी वो मानवीय प्रदत्त होगी, यानी खेत में जो फसल किसान उगाता है, मैं अगर आपको समझाऊं, खेत में जो फसल किसान तैयार करता है वह क्या, वह मानवीय कारक है, मानवीय प्रकार है, यानी मनुष्य के द्वारा जो फसल तैयार हुई वो मानवीय प्रकार हो गई। और जो प्रकृति में आपका क्षेत्र आ गया, वन, महासागर, घास स्थल और ये सारा आपका प्राकृतिक क्षेत्र में आ गया। तो ये आपके 2 प्रकार हो गए, 5 आपकी विशेषताएं हो गई। और आपका किसने खोज की इसकी एजी टांसलेनस की खोज की, किसकी, आपकी इकोसिस्टम की। तो ये आप नोट डाउन करते जाइएगा। अब हम इसकी बात करें तो सिस्टम चलता कैसे है। सबसे बड़ी बात आती है कि सिस्टम चलता कैसे है, यानी अगर हम सिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम जो होता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, दोबारा लिख देता हूँ मैं, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो चलता कैसे है। सबसे बड़ी बात हमने ये तो बता दिया ये होता है, लेकिन चलता कैसे है। तो देखिए जैविक की स्थिति है, एक उत्पादक होते हैं आपके, उत्पादक होते हैं और फिर आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और फिर आपके द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, तो ये आपका सिस्टम चलता है। अब हम बात करें तो उत्पादक में कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता आप हिरण को मान लो और द्वितीयक उपभोक्ता आप शेर मान लो, ठीक है फ्रेंड्स। आप उत्पादक की बात करें तो उत्पादक में पेड़ पौधे होते हैं, हिरण होते हैं, शेर होते हैं। उत्पादक में पेड़ पौधे होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में हिरण होता है और द्वितीय उपभोक्ता में शेर होता है। मान लो किसी क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधों की संख्या 100 है और हिरण की संख्या 20 है और द्वितीय उपभोक्ता में शेर की संख्या हम 2 मान लें, तो हमारा जो सिस्टम है वो लगातार सही चलता रहेगा, क्योंकि इनके 20 हिरण के लिए 100 पेड़ पौधे पर्याप्त रहेंगे और दो शेरों के लिए 20 हिरण पर्याप्त रहेंगे। तो सिस्टम हमारा एक सही राह पर चलता रहेगा, सही सिस्टम चलता रहेगा। इको तंत्र में यानी पारिस्थितिक तंत्र में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें, उल्टा क्या कर दें, हम इसे, अब इसमें पिरामिड सीधा बनता है लेकिन हम इसे उल्टा कर दें कि साहब 100 तो ये हो गए शेर आपके और आपके 20 ये हो गए हिरण और 1 ये हो गया तुम्हारा पेड़। तो 20 हिरण एक पेड़ को खाएंगे और 20 हिरण को यही कैसे जिंदा रहेंगे, और इसके बाद ये 100 ये शेर खा जाएंगे तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र ही चौपट हो जाएगा, यानी पिरामिड ही उल्टा हो जाएगा और इस अनुसार पारिस्थितिक तंत्र नहीं चल पाएगा, पर्यावरण नहीं चल पाएगा और पर्यावरण का विनाश हो जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसे चलता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। और इसको हम एक तरह से और ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मैंने आपको अगर पहली क्लास में बताया था कि उत्पादक और हम यूँ ही लगा लें इसको, जो चलता है उत्पादक, ठीक है, उपभोक्ता और अपघटक,
ठीक है। उत्पादक, हमारे उत्पादक पेड़ पौधे आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। उत्पादक में हमारे पेड़ पौधे आते हैं और जीव जंतु आते हैं आप भाई उपभोक्ता में, और आपके ये अपघटक में आपके कीटनाशक आते हैं, कीटनाशक में आपके ये अमीबा वगैरह ये सब छोटे छोटे जीव बोल सकते हैं हम, छोटे छोटे जीव किस में आते हैं, हमारे अपघटक में आते हैं। तो अपघटक में, उत्पादक में पेड़ पौधे, उपभोक्ता में जीव जंतु और अपघटक। देखो उत्पादक पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके भोजन बनाते हैं, ये आपको पता होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं यानी पेड़ पौधे, और इन पेड़ पौधों को उपभोक्ता खाते हैं यानी द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, और सिस्टम चलता है द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। और फिर तीसरा अपघटक, यानी जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु सड़ गल जाते हैं तो उनको छोटे छोटे जीव खा जाते हैं, छोटे छोटे जीव खा जाते हैं और खाद में परिवर्तित कर देते हैं, और फिर सिस्टम चालू हो जाता है। यानी सिस्टम नीचे से लेके ऊपर तक जो सिस्टम चलता है वो पर्यावरण को सिस्टम से चलाता रहता है। अगर किसी एक चीज़ की भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी शेर ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, फिर डगमगा जाएगा हमारा इकोसिस्टम, ये आपका पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र के लिए हम उत्पादकता, उपभोक्ता, उत्पादन तीनों में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। संतुलन बिना हमारा ये पारिस्थितिक तंत्र चल नहीं सकता। जैविक और अजैविक में संतुलन होना चाहिए, अगर संतुलन होगा तभी हमारा ये तंत्र चलेगा। और आगे हम अगर बात करें तो इसकी जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा पिरामिड की बात करें हम, ऊर्जा पिरामिड की बात करें स्टूडेंट, ऊर्जा पिरामिड की बात करें हम, किसकी, इसकी। तो ऊर्जा पिरामिड की बात करें तो देखो उत्पादक, ऊर्जा पिरामिड घटती जाती है, उत्पादक का 100% होता है, उत्पादक का, फिर इसके बाद उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। तो हम प्राथमिक उपभोक्ता माने, प्राथमिक उपभोक्ता तो ये मान लें अगर हिरण तक पहुँचते पहुँचते 10 लग जाए, 10% हो जाएगी, और द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो द्वितीयक उपभोक्ता के आते आते 1% हो जाएगी। यानी ऊर्जा हमारी घटती रहती है, और 10% की दर से, ये क्वेश्चन आ चुका है, खाद्य श्रृंखला में 10% की दर से ऊर्जा हमारी घटती रहती है। उत्पादक 100% होता है और उसके बाद फिर 10% रह जाती है, फिर 10% का 10% 1% रह जाता है। तो इस प्रकार से ऊर्जा हमारी घटती रहती है। तो इस प्रकार से हमारा ये सिस्टम चलता है, यानी पारिस्थितिक तंत्र का इस प्रकार से सिस्टम चलता है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के जैविक और अजैविक के थ्रू हमारा ये सिस्टम चलता है। स्टूडेंट, मैंने आपको अर्थ बताया था पारिस्थितिकी का, मैंने विशेषताएं बताई थी, प्रकार बताए थे, और मैंने बताया था कि कैसे सिस्टम ये चलता है पूरा पारिस्थितिकी का। और एक अगर हम इसके खतरे की बात करें तो पारिस्थितिकी को खतरा किससे है, इसके पारिस्थितिकी को दोबारा लिखता हूँ। बात करें हम खतरा, पारिस्थितिक तंत्र को खतरा किससे है। देखो खतरा किससे हो रहा है, प्रदूषण से हो रहा है। जो लगातार प्रदूषण उड़ा दे, उससे पर्यावरण को खतरा हो रहा है, जीव जंतुओं को खतरा हो रहा है, मर रहे हैं जीव जंतु है। तो प्रदूषण इसका मेन कारण है, इसका पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान का खतरा, या हम नुकसान की बात करें किसके, पारिस्थितिक तंत्र के खतरे की या नुकसान की बात करें तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बात करें हम जलवायु परिवर्तन तो प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है लगातार, ग्लोबल वार्मिंग से क्या है कि वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है। तो और अनिश्चित वर्षा
मतलब वर्षा जो आती है टाइम बे टाइम आ जाती है, कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है, तो तापमान भी उस अनुसार घटता बढ़ता रहता है, तो जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को क्या होता है, उससे नुकसान होता है। तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित वर्षा, और एक कारण आपका हम मान लें तो जनसंख्या भी है, जनसंख्या भी इसका कारण है। कौन से का? इसके नुकसान का, पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान का एक जनसंख्या भी कारण है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी जो वनस्पति है वो घट रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, वनस्पति घट रही है, जीव जंतुओं को आवास नहीं मिल पा रहा है, तो उसके कारण पारिस्थितिक तंत्र में खतरा बढ़ रहा है। तो क्या कौन कौन से खतरे हैं आपके? प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित वर्षा और जनसंख्या। तो दोस्तों मैंने आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के बारे में और पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में पूरा पढ़ा दिया है। अगर कोई भी जब भी कोई परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। आप पढ़ते हैं तो नीचे कमेंट्स जरूर डालिएगा कि आपकी समझ में क्या आया, क्या नहीं आया। जो भी नहीं आया वो भी बताइएगा, और जो भी आया है उसको रियलाइज़ कीजिएगा, उसको तैयार कीजिएगा और कॉपी पेन लेके इसको उतारिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ कंपटीशन में भी आती है दोस्तों। ये सारी चीज़ आपकी कंपटीशन में आती हैं, और आपके चूँकि बीएड के सिलेबस में है इकोलॉजी और इकोसिस्टम, तो मैंने दोनों ही चीज़ आपको बता दी। आगे की क्लास में जो भी होगा वो आगे की क्लास में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।